Hello everyone, welcome to the chapter number 12 of a series on Transfer of Property Act. गिफ्ट्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, काफी सिंपल टॉपिक है। आप सब लोग को ऑलरेडी आइडिया है कि गिफ्ट्स क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट्स अंडर सेक्शन 122 ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाले पोर्शन में ऐसे तो टीपीए में हम मोस्टली ट्रांसफर क्या देखते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का। बट गिफ्ट में क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टीज का भी ट्रांसफर हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का भी ट्रांसफर हो रहा है। वॉलंटैरिली, स्व इच्छा से हो रहा है, विदाउट एनी फोर्स। वॉलंटैरिली हो रहा है, बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के, वॉलंटैरिली होना चाहिए, बिना किसी कंसिडरेशन के। ओनली वन थिंग, दैट इज द प्रॉपर्टी विच इज गोइंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ऑपोजिट साइड से कुछ भी नहीं आ रहा है कंसिडरेशन में, इन ल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, एक पर्सन दे रहा है जिसको हम डोनर कह रहे हैं, जो ले रहा है उसको हम डोनी कह रहे हैं। डोनी जरूरी नहीं है कि वो क्वालिफाइड हो, तो वो उसके बिहाफ पे भी एक्सेप्टेंस की जा सकती है, एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। ठीक है, एक्सेप्टेंस कब होनी चाहिए? सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर डोनी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एंड वाइल ही इज स्टिल केपेबल ऑफ गिविंग इट। यहाँ पे गिविंग इट होना चाहिए। इफ द डोनी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज वॉइड। ठीक है, अगर डोनी एक्सेप्ट करने से पहले गिफ्ट ऑफर हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हुआ, डोनर ने ऑफर किया, डोनी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन डोनी ने जब एक्सेप्ट किया और डोनर, जिस समय डोनी ने एक्सेप्ट किया उस समय दोनों डोनर और डोनी दोनों को अलाइव होना चाहिए। इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस तो फिर गिफ्ट वॉइड हो जाता है। ठीक है, ये हमारा मेन डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इसके बाद में गिफ्ट इज अ ग्रेटिटस, मतलब एक तरीके से ग्रेटिटस इज लाइक विच इज गिवन वन साइड, एक तरीके से एहसान है, विच हैज नो कंसिडरेशन, तो वो ग्रेटिटस है। फ्रेंडशिप में हम बहुत बार ग्रेटिटस एक्ट करते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट क्या है? ग्रेटिटस है। वॉलेंट्री ट्रांसफर है ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल या इमूवेबल चीज की, फ्रॉम द डोनर टू द डोनी। जनरली क्या होता है ट्रांसफर, जो गिफ्ट है वो मतलब जनरली हमने देखा है ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट गिफ्ट यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। ओके, but a gift is an exception to the rule that without consideration an agreement of transfer is void. तो गिफ्ट यहाँ पे एक्सेप्शन है। गिफ्ट अंडर नेचुरल लव और अफेक्शन से दिया जाता है, यही रीजन है कि लॉ ने इसको डिफरेंट टेबल में रखा हुआ है, इसको अलग तरीके से देखते हैं हम। ठीक है, एसेंशियल्स क्या है अब गिफ्ट के, वो देख लेते हैं। एसेंशियल्स में गिफ्ट हमारा किसी भी प्रॉपर्टी का हो सकता है, मूवेबल हो, इमूवेबल हो। इसके बाद में सेकेंड एसेंशियल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। ऐसा ना हो कि हम बोले कि कल को जो हम कार खरीदेंगे वो हम परसों तुम्हें गिफ्ट में दे देंगे। ठीक है, उस बात का डिसीजन हम अभी से नहीं ले सकते। सो द डे ऑन विच द ट्रांजैक्शन इज मेड, अगर आज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फिर आज वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। फ्यूचर प्रॉपर्टी, कि कल को जब मैं ये चीज खरीद लूंगा और फिर तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा, दैट इज नॉट अ वैलिड गिफ्ट। ठीक है, इफ अ डोनर गिफ्ट्स अ फ्यूचर प्रॉपर्टी टू द डोनी देन सच ट्रांजैक्शंस शैल बी वॉइड। ये हम कहां पे पढ़ते हैं? अंडर सेक्शन 124। हमने भी 122 पढ़ा, उसके बाद दिस इज 124। ठीक है, नेचर ऑफ गिफ्ट वॉलंटरी होना चाहिए, स्व इच्छा से होना चाहिए। ठीक है, विद कंसेंट, अपनी मर्जी से होना चाहिए, किसी भी फोर्स या अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आगे हम केस देखेंगे। ठीक है, लास्ट केस इज बेस्ड ऑन वॉलंटरी नेचर ऑफ द गिफ्ट। इसके बाद में एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन होता है, नो मनी इज इन्वॉल्व, नथिंग इन काइंड इज इन्वॉल्व, नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। एक्सेप्टेंस बाय द डोनी नेसेसरी है वैलिड ट्रांसफर के लिए। ये मैं हमने पढ़ा डेफिनेशन सेक्शन में कि डोनी मस्ट मेक द एक्सेप्टेंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। डोनर के लाइफ टाइम में डोनी को एक्सेप्टेंस करना है। ठीक है, बोथ द पार्टीज दैट आर डोनर एंड डोनी मस्ट बी लिविंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। जब ट्रांसफर हो रहा हो दोनों डोनर और डोनी को प्रेजेंट रहना जरूरी है। ठीक है, इफ द डोनी डज नॉट एक्सेप्ट इट, अगर डोनी एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर एंड द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस देन द गिफ्ट इज वॉइड। मतलब जब उसे एक्सेप्टेंस देना है तब डोनी को जिंदा रहना जरूरी है। ट्रांसफर है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का, आप इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है गिफ्ट के अंदर।
While transferring interest in the gift, there cannot be any exceptions or restrictions attached to it. जैसे पूरी की पूरी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, उसी तरीके से गिफ्ट का भी ट्रांसफर होगा एब्सोल्यूट नेचर में। यहाँ पे इफ बट वाला सिचुएशन नहीं होगा कि ये मिलेगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इस तरीके के एक्सेप्शंस, रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस गिफ्ट में नहीं लगाए जा सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। How to transfer a gift? If the gift to be made is of an immovable property, then ये सब चीजें हमारे सेक्शन 123 में लिखा हुआ है। अगर हमें गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का करना है तो फिर ये सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू हो सकता है, जिसमें प्रॉपर सिग्नेचर होते हैं डोनर के। ठीक है, सिग्नेचर होने चाहिए प्रॉपर डोनर के। फर्स्ट थिंग इज दिस, अटेस्टेशन भी होना चाहिए वहां पे 2 विटनेसेस का। ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी होता है यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन से पहले ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो कि बिफोर रजिस्ट्रेशन द डॉक्यूमेंट शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड। ओके, इफ द गिफ्ट टू बी मेड इज ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सिर्फ डिलीवरी भी कर दिया तो भी चलेगा। ठीक है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से भी कर सकते हैं या डिलीवरी से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड डीड ही हो। तो व्हेन द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गिफ्टेड टू गॉड और रिलीजियस ट्रस्ट या गॉड को करते हैं तो फिर उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। गिविंग ऑफ गिफ्ट टू गॉड मे बी इफेक्टेड ओरली एज वेल, ओरली भी किया जा सकता है बिना राइटिंग के। ओके, नाउ सेक्शन नंबर 126, व्हेन गिफ्ट में बी रिवोक्ड। गिफ्ट कैसे रिवोक किया जा सकता है? नाउ इन जनरल हम जो देखते हैं कि गिफ्ट का रेवोकेशन पॉसिबल नहीं है। गिफ्ट नॉर्मली रेवोकेट सस्पेंशन या उसका रेवोकेशन नहीं हो सकता, बट सिर्फ 2 कंडीशन है जहां पे हो सकता है। वी विल स्टडी दैट। जनरली द गिफ्ट इज नॉट रिवोक्ड, जनरली द गिफ्ट इज नॉट रिवोक्ड। अ ट्रांसफर बाय गिफ्ट इज कंप्लीट एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर इमूवेबल है, मूवेबल में अगर डिलीवरी दे दी तो फिर वो जो गिफ्ट है वो कंप्लीट हो जाता है और वो पार्टीज पे बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, एज एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर। बाकी ट्रांसफर जैसे सेल हो गया, सेल में तो एक बार चीज हो गई, सेल तो हो गई। ठीक है, वैसे ही गिफ्ट हो गया तो हो गया। वंस द टाइटल और ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, एक बार जब टाइटल या ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो इसको वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, इट कांट बी टेकन बैक। बट देयर आर फ्यू सिचुएशंस वेयर अ गिफ्ट में बी रिवोक्ड। कुछ सिचुएशंस होते हैं जहां पे गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है। क्या? 2 सिचुएशन, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। फर्स्ट क्या है? डोनर और डोनी अगर म्यूचुअली अग्रीमेंट करें, म्यूचुअली अग्री किया हुआ है उन्होंने इस पॉइंट पे कि अगर स्पेसिफाइड इवेंट होता है तब गिफ्ट रिवोक किया जा सकता है, तो देन द गिफ्ट में बी रिवोक्ड, तब गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, इफ अ स्पेसिफाइड इवेंट हैपेंस देन द गिफ्ट में बी रिवोक्ड। पर वो स्पेसिफाइड इवेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टोटली डोनर के विल पे डिपेंड करे। पर वो इवेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टोटली डोनर के विल पे डिपेंड करे, डोनर की इच्छा पे डिपेंड करे। वो कोई चीज होती है कि वो हो सकती है या नहीं हो सकती है। एक एग्जाम्पल है, ए ने बी को एक लैंड दिया गिफ्ट में। ठीक है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करते वक्त ए ने वो अपना राइट अपने पास रिजर्व कर लिया टू टेक बैक, मतलब वो रिवर्जनर का राइट कि मतलब प्रॉपर्टी अगर like it said here, A reserved his right to take back the land if B and his legal heirs will die before A. अगर A से पहले A ने B को लैंड बेची, उसके बाद में कहीं वो गवर्नमेंट को ना चली जाए किसी उसमें, तो फिर A ने B को लैंड बेची और उसके बाद में एक क्लॉज लगाया कि अगर उसके जिंदा रहते B और उसके सारे लीगल एयर्स उसके पहले मर जाते हैं तो फिर वो लैंड वापस किसको आएगी? ए को। यहाँ पे ए कैन टेक बैक द लैंड बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द ए। यहाँ पे ए की इच्छा पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना कि जब वो चाहेगा तब वो रिवोक कर सकता है। यहाँ पे तो सिर्फ एक कंडीशन है, अगर बाई चांस बी के सारे लीगल एयर्स और बी दे डाई बिफोर ए डाइज, ए इज अलाइव, तो फिर वो रिवर्ट बैक होके प्रॉपर्टी उसके पास में आ जाएगी और वो गिफ्ट रिवोक हो जाएगा। ठीक है, तो इट डजंट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द डोनर, यहाँ पे एक ही विल पे कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा है। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल जो म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है, बट इट शुड नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द डोनर। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट कंडीशन का भी कंडीशन है कि विल पे, डोनर की विल पे नहीं होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्या है? गिफ्ट में बी रिवोक्ड इफ इट जनरेट्स एनी रीजन that if it were a contract it would have been rescinded by the party। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता
तो फिर पार्टी उसको रेसेंड करा सकती थी। तो फिर इस तरीके के कोई गिफ्ट है या एनी सच रीजन कैनॉट बी द कंसिडरेशन, बिकॉज विद कंसिडरेशन द गिफ्ट शैल नॉट बी इन द नेचर ऑफ अ गिफ्ट। ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसा कंडीशन है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट रेसेंड हो सकता है, उसी तरीके से कोई गिफ्ट भी रेसेंड हो सकता है। बाकी एक्स्ट्रा रीजंस क्या है कि अगर गिफ्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से करा गया है, हाँ, या फिर कोर्जन से लिया गया है गिफ्ट, तो ऐसे केस में गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है। ऑब्वियस रीजन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आपने जबरदस्ती किसी से गिफ्ट करा लेते हो, आप जबरदस्ती किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लेते हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर देते हो, कोर्जन कर देते हो, तो फिर वैसा वाला कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल रेसेंड किया जा सकता है ना। इन अ सिमिलर मैनर ऐसा गिफ्ट भी रेसेंड या कैंसिल किया जा सकता है। दो सिचुएशंस हमने देख ली कि कैसे गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है। ओके, नाउ ओनरस गिफ्ट्स। अब ये ओनरस गिफ्ट्स और यूनिवर्सल डोनी दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिन्हें बार बार देखना और ध्यान से देखना। ठीक है, ओनरस गिफ्ट क्या होते हैं? अगर डोनर ने सिंगल ट्रांजैक्शन में सिंगल ट्रांजैक्शन में बहुत सारी चीजें ट्रांसफर करी, एक ही डीड में, एक ही बार में, एक ही लाइन में सारी चीजें लिख दी कि मैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं डोनी को, ठीक है, एज अ गिफ्ट, जिसमें वन आउट ऑफ दोस थिंग्स इज बर्डन विद ऑब्लिगेशन। बर्डन विद ऑब्लिगेशन का क्या मतलब हुआ? इसको हम कह सकते हैं बर्डन विद ऑब्लिगेशन में इसका मतलब हो जाता है कभी लोन अमाउंट है, ठीक है, या फिर किसी के फेवर में चार्ज क्रिएट है, ठीक है, या फिर इसी टाइप से अगर कुछ ऑब्लिगेशन है, मॉर्गेज्ड है प्रॉपर्टी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का ऑलरेडी हमारा मतलब कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है उन सिंगल ट्रांजैक्शन में जो बहुत सारी चीजें ट्रांसफर हुई हैं, उनमें से कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन भी है, वो प्रॉपर्टी एसेट से ज्यादा लाइबिलिटी बनी हुई है, बाकी नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में डोनी पूरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करे या फिर पूरे गिफ्ट को डिनाई करे, वो बीच का रास्ता नहीं निकाल सकता। ओनरस गिफ्ट में होता है कि आपको पूरा गिफ्ट, आपको इधर जाना है या उधर जाना है, लेकिन अगर आपको गिफ्ट लेना है तो आपको साथ में जो बर्डन है उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी पे, वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज ओनरस गिफ्ट। ठीक है, द डोनी डजंट हैव द राइट टू इलेक्ट और चूज द प्रॉपर्टी। उसको ये राइट नहीं है कि वो पिक एंड चूज कर सके, जो सी अच्छी लगे वो रख ले एज अ गिफ्ट। यहाँ पे अगर गिफ्ट है, एसेट है, एसेट के साथ में अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लाइबिलिटी है, तो वो सब कुछ एज अ होल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ही हैज टू एक्सेप्ट द होल गिफ्ट। दिस इज कॉल्ड ओनरस गिफ्ट। ठीक है, बट इफ द डोनर थ्रू डिफरेंट इन ट्रांजेक्शन, अगर अलग अलग डीड बनाता है, ठीक है, एक एक स्पेशल गिफ्ट होता है जिसमें प्रॉपर्टी होती है जो विदाउट एनी बर्डन होती है, दूसरा अलग ट्रांजैक्शन होता है जिसमें वैसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें बर्डन होता है, और ये अलग अलग होते हैं, तो फिर वो पिक एंड चूज कर सकता है। ठीक है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा है, अलग अलग डॉक्यूमेंट है, तो फिर ऐसे केसेस में डोनी जो है वो पिक एंड चूज कर सकता है और ऐसी प्रॉपर्टी को लीव कर सकता है जिसमें ऑब्लिगेशन है। ठीक है, देन इन सच केस द डोनी हैज राइट टू चूज। अगर डिफरेंट ट्रांजैक्शन है तो फिर डोनी के पास में राइट है चूज करने का कि वो बर्डन फ्री प्रॉपर्टी ले, और वो क्या रिजेक्ट कर दे? वैसी प्रॉपर्टी जिसमें ऑब्लिगेशंस लगे हुए हैं, लिमिटेशंस लगे हुए हैं, चार्ज वार्ज है, एक्स्ट्रा पैसे पे करने हैं, डेट है वो चुकाना है, एनीथिंग कैन बी ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, एक चीज स्पेशल है कि अगर ओनरस गिफ्ट ट्रांसफर हो रहा है किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन को, माइनर को, तो फिर ही इज नॉट बाउंड बाय इट। उसको वो उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करना है। बट अगर वो मेजर हो जाता है और अगर उसे ऑब्लिगेशंस के बारे में पता है और फिर भी वो गिफ्ट को अपने पास रखता है, जिस लैंड के ऊपर कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन है उसको अपने पास रखता है, तो फिर ऐसे केस में ही इज बाउंड बाय द ओनरस गिफ्ट। ये चीज उसको डिसाइड करनी है अपने मेजर होने पे। ठीक है, उसके पहले ही इज फ्री, ही कैन यूज द गिफ्ट, बट उसके पहले ही इज नॉट बाउंड बाय द लाइबिलिटीज। ऑब्लिगेशन से उसके पहले बाउंड नहीं होता है, वो ऑब्लिगेशन उसके ऊपर उसके मेजर होने पर ही आती है। ओके, नाउ इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज यूनिवर्सल डोनी। यूनिवर्सल डोनी कौन होता है? टू होम द डोनर्स होल प्रॉपर्टी इज गिवन। होल प्रॉपर्टी का मतलब होल प्रॉपर्टी मतलब ईच एंड एवरीथिंग। होल प्रॉपर्टी मीन्स
एवरीथिंग ऑफ अ पर्सन। कोई कह दे आज से मेरी सारी संपत्ति मेरे बेटे की है, तब हम उसे बोलेंगे यूनिवर्सल, जिसे वो प्रॉपर्टी मिलेगी हम उसे कहेंगे यूनिवर्सल डोनी। फ्रॉम फॉर एवरी एस्पेक्ट, एक इंसान का, एक डोनर का एक ही डोनी है फॉर एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, तो उसे जब होल प्रॉपर्टी मिलती है, यूनिवर्सल डोनी इज वन टू whom the donor's whole property is given and who consequently becomes liable for all the debts। वहां पे क्या था, उसमें पिक एंड चूज कर सकते थे, हो सकता था ऑप्शनल में दे दे, अगर एक ही में था। ओनरस गिफ्ट में डिपेंड करता है डोनर के ऊपर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनी में सारा का सारा प्रॉपर्टी जा रहा है उस पर्सन का। ठीक है, तो उसमें जो भी डेट्स होंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी, वो सब कुछ एड ऑन होगा और सब कुछ जाएगा हमारे डोनर के ऊपर, डोनी के ऊपर। बट ऑब्वियसली ही हैज एन ऑप्शन टू एक्सेप्ट द गिफ्ट और रिजेक्ट द गिफ्ट। ठीक है, बाय एंड लाइबिलिटीज ऑफ द डोनर एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज देयरइन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड देयरइन। मतलब गिफ्ट से आप जितना डेट पे कर पाओगे, बस उतना ही डेट के लिए आप लाइबल होगे। ठीक है, अगर आपके प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई लोन है, तो वो लोन उस हद तक ही आपको पे करना है जिस हद तक आपकी प्रॉपर्टीज से वो पैसा निकल के जा सकता है। आपको अपने पर्सनल एंड से, डोनी को अपने पर्सनल एंड से कुछ पे नहीं करना होता है। गिफ्ट यहाँ पे जितने, ये लाइबल है फॉर ऑल द डेट्स ड्यू एंड लाइबिलिटीज ऑफ द डोनर एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज देयर इन। सिर्फ और सिर्फ उतनी प्रॉपर्टी जितनी उस जितनी, बस उतने ही डेट डेट के लिए लाइबल है यहाँ पे डोनी, जितना अमाउंट कंप्राइज करता है हमारे गिफ्ट में, जितना अमाउंट चुकाया जा सकता है गिफ्ट को सेल ऑफ करके, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा पोर्शन है, इफ एनी पोर्शन बारिंग इनसिग्निफिकेंट पार्ट, अगर कुछ इनसिग्निफिकेंट है तो वो तो छोड़ दो। ठीक है, या लाइफ इंटरेस्ट है किसी और का प्रॉपर्टी में, कि किसी और को प्रॉपर्टी बस ऐसी मिली हुई है पोजेशन के लिए, लाइफ के लिए, वो एक अलग चीज है। ठीक है, नो मैटर वेदर मूवेबल और इमूवेबल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द गिफ्ट, तो फिर वो डोनी यूनिवर्सल डोनी नहीं बनता। अगर कोई भी मूवेबल इमूवेबल चीज हटा दी गई है एक्सेप्ट इनसिग्निफिकेंट पार्ट और लाइफ इंटरेस्ट इन अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब किसी पार्ट पे, प्रॉपर्टी के किसी पार्ट पे हो सकता है फादर ने सन को यूनिवर्सल डोनी बनाया हो, बट मदर को लाइफ इंटरेस्ट दे दिया हो पोजेशन का उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, वो चीज की जा सकती है। बट अगर डोनर की प्रॉपर्टी है तो मूवेबल इमूवेबल सब कुछ ए टू जेड शुड बी ट्रांसफर टू हुम, द डोनी, तभी हम उसको यूनिवर्सल डोनी मानेंगे। Thus, where only all immovable properties are transferred and donor continues to own movables, अगर डोनर क्या कर रहा है, मूवेबल अभी भी कंटिन्यू कर रहा है अपने ओनरशिप के अंदर, तो फिर डोनी को हम यूनिवर्सल डोनी नहीं कह सकते। यूनिवर्सल डोनी हैज टू इंक्लूड ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, although the donee is liable personally for all debts due by the donor at the time of gift, the liability is limited to the extent of the property received by him under the gift। जितनी प्रॉपर्टी उसे गिफ्ट में मिली है, बस वो उतने ही एक्सटेंट तक की प्रॉपर्टी के अमाउंट के लिए लाइबल होता है, एंड नॉट प्रॉपर्टी अप्लाइड बाय हिम टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द डेट, पर और उसकी प्रॉपर्टी इसमें काउंट नहीं होती है। ओके, क्लियर? आई होप ऑल द सेक्शंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now we come to section 129 which is related to exceptions। ठीक है, दो exceptions है section 129 के अंदर, जिसमें लिखा गया है कि gifts which are treated as exceptions to the whole chapter of gifts under the act। कौन से gifts हैं जो यहाँ पे exceptions की तरह इस पूरे act के chapter के अंदर देखे जाते हैं exceptions की तरह। पहला है donation mortis causa which is donation in contemplation of death। जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे उसमें आप स्पेशली पढ़ेंगे donation mortis causa, I guess it's मर्जुल मौत, I don't remember exactly। ठीक है, तो these are the gifts made in contemplation of death। अगर आप मरने वाले हैं, आपने डेथ बेड के ऊपर कोई गिफ्ट किसी को दिया है, तो फिर वो गिफ्ट इस वाले हमारे चैप्टर में इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, सेकंड इज मुस्लिम गिफ्ट में जो हिबा होता है।
ठीक है, ये सब मुस्लिम पर्सनल लॉ से रेगुलेट करते हैं, लेकिन इसके साथ में ये एसेंशियल है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, इट इज द ओनली एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स इज declaration, acceptance and delivery of possession. Sorry, registration is not necessary irrespective of the value of the gift. In case of a gift of immovable property worth more than 100 rupees, registration under section 17 is must. देखो, रजिस्ट्रेशन 100 रुपीज के अंडर मुस्लिम लॉ में वैल्यू की जरूरत नहीं है, बट आप टेक्निकली देखो तो जनरल रूल यही है कि रजिस्ट्रेशन मस्ट है, भले ही वो मुस्लिम लॉ में हो। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर गिफ्ट हो रहा है मुस्लिम लॉ में भी, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट है, भले ही हमारे टीपीए के रूल्स ना अप्लाई हो। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, फॉर अ गिफ्ट टू बी हिबा ओनली द डोनर इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम, द रिलीजन ऑफ द डोनी इज इररिलेवेंट। ठीक है, डोनी का रिलीजन इररिलेवेंट होता है, डोनर को मुस्लिम होना जरूरी है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे दो केसेस है, टीला बेवा वर्सेस माना बेवा इज द फर्स्ट केस। ये किस चीज पे है? ये इस चीज पे है कि कंडीशंस नहीं लगा सकते आप। ठीक है, और गिफ्ट को रिवोक करते टाइम हमने क्या पढ़ा था, गिफ्ट हमारा रिवोक हो सकता है सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस पे। लेट्स कम टू रेवोकेशन। पहला था म्यूचुअल अग्रीमेंट एंड सेकंड वाज कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रेसिंड हो सकता है उस बेसिस पे, तो फिर गिफ्ट भी रेसिंड हो सकता है उस बेसिस पे। ठीक है, गिफ्ट भी रिवोक हो सकता है उस बेसिस पे। सिमिलरली हम यहाँ पे टीला बेवा का केस पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या था, टीला बेवा वर्सेस माना बेवा उड़ीसा हाईकोर्ट का केस है। इसमें क्या हुआ था, एक गिफ्ट डीड बनाई थी, मदर इन लॉ थी, माना बेवा एक्चुअली मदर इन लॉ थी और टीला बेवा डॉटर इन लॉ थी। तो गिफ्ट बनाया गया, alleged condition that the donee was to look after and serve the donor। तो यहाँ पे माना बेवा ने बोला कि एक मेन कंडीशन थी कि जो डोनी थी, टीला जो डॉटर इन लॉ थी, उसका फर्ज था कि उसे मदर इन लॉ को लुक आफ्टर करना है। तो डोनी ने क्या किया, डोनर को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। ठीक है, तो डोनर ने गिफ्ट कैंसिल कर दिया। कोर्ट ने हेल्ड करा दैट टू लुक आफ्टर द डोनर वाज द ओनली डोनर्स पायस विश। ये उसकी सिर्फ इच्छा थी, इस बात के ऊपर कोई प्रॉपर म्यूचुअल अग्रीमेंट तो हुआ नहीं था। ठीक है, और अगर म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ भी होता तो वैसे भी ये चीज कहीं ना कहीं डोनर के विश पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, डोनर के विल पे डिपेंड कर रही है, और डोनर के विल पे जो चीज डिपेंड करती है उस बेसिस के ऊपर कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं किया जा सकता, और उस बेसिस पे हमारा कोई भी गिफ्ट रिवोक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड करा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डोनर की विल थी, कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं थी। ठीक है, जिसकी नॉन फुलफिलमेंट की वजह से हम कह देते कि हाँ आपस में इन्होंने अग्रीमेंट किया था तो हम इसे रिवोक कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज ऐसी होनी चाहिए, देखो म्यूचुअल अग्रीमेंट ऐसे कंडीशन पे किया जा सकता है विच इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द डोनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोनर के कंट्रोल के बाहर है वो कंडीशन, और फिर उस कंडीशन के होने ना होने पे वो कहती है कि भाई उस कंडीशन के होने ना होने पे रेवोकेशन गिफ्ट का डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो हम उसको मानेंगे, बट यहाँ पे तो जो विश है वो कहीं ना कहीं डोनर के विल पे डिपेंड कर रही है, तो हम इस कंडीशन को म्यूचुअल अग्रीमेंट के हिसाब से भी यहाँ पे उसके बेसिस पे रेवोकेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये एक विश थी, कोई कंडीशन नहीं था, इसलिए इसके फुलफिलमेंट की नॉन फुलफिलमेंट की वजह से डोनर को हम नहीं कह सकते कि हम डोनर को अलाउ नहीं कर सकते इस गिफ्ट को रिवोक या कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया अ गिफ्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द डोनी शुड रिमेन द डोनर। ठीक है, या फिर उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस करे, इसको रिवोक नहीं किया जा सकता अंडर सेक्शन 126 फॉर फेलियर ऑफ द डोनी टू डू सो। पहली बात, क्योंकि यहाँ पे तो कोई अग्रीमेंट ही नहीं है पार्टीज के बीच में, देर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज दैट द गिफ्ट कुड बी रिवोक्ड। ठीक है, सेकेंडली दिस शुड नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द डोनर, और यहाँ पे तो वो विल ऑफ द डोनर पे डिपेंड कर रहा है। अगेन द फेलियर ऑफ द डोनी, जो डोनी है उसके फेलियर पे टू मेंटेन द डोनर इज नॉट कंटिजेंसी विच शुड डिफीट द गिफ्ट। ठीक है, ऑल दैट इट कुड बी सेड इज दैट डोनीज डिफॉल्ट इन दैट बिहाफ अमाउंट्स टू वांट ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब कंसिडरेशन तो हमें
होना ही नहीं चाहिए ना गिफ्ट में। यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि डोनी, कहीं ना कहीं डोनी से कंसिडरेशन मांगा जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एज पर सेक्शन 126 हम कहते हैं कि प्रोवाइड्स अगेंस्ट द रेवोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ गिफ्ट फॉर फेलियर ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, आप रेवोक नहीं कर सकते अगर सामने वाली पार्टी ने आपको बदले में कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे भी गिफ्ट इज विदाउट कंसिडरेशन, और आप सोच रहे हैं कि आप गिफ्ट को रिवोक करा लें कंसिडरेशन के बदले में, तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गिफ्ट का तो वो नेचर ही नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट केस ऑफ आवर लेक्चर टुडे, करतारी वर्सेस केवल कृष्ण। दिस इज अ वेरी सिंपल केस। इसमें बस यही कहा गया है कि वॉलेंट्री नेचर का गिफ्ट होना चाहिए, फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोर्जन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे गिफ्ट में करतारी वर्सेस केवल कृष्ण का जो केस है, इसमें क्या था, देयर वाज दिस एल्डरली वुमन कॉल्ड बसंती। एल्डरली वुमन थी, शी वाज वेरी फ्रेजाइल अनएजुकेटेड वुमन, काफी हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रही थी, जिसकी वजह से उनके मेंटल वेलबींग पे काफी असर था। उनकी जो डॉटर थी, इस केस में उनका ध्यान रख रही थी काफी समय से। फिर क्या हुआ, जो उनकी डॉटर थी वो अपने हस्बैंड के घर चली गई, उनकी डॉटर कुछ टाइम के लिए हस्बैंड के घर चली गई। तो उनके एब्सेंस में क्या हुआ, जो मदर थी, तो गिफ्ट डीड फॉर्मली रजिस्टर करा ली गई बसंती की, जो मदर थी उनकी प्रॉपर्टी को, बाय द डिफेंडेंट्स, जो मतलब उनके हस्बैंड के साइड के कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने धोखे से उनसे अनड्यू इन्फ्लुएंस करके उनसे साइन करा लिया। बाद में जब बसंती से उनकी डॉटर ने पूछा तो उन्हें कुछ नहीं आता, शी डिड नॉट रिमेम्बर एनीथिंग। All she said, that only thing she remembers is that she was made to sign some transfer deed in favor of the defendants. When I read the whole case, it was written कि उनको ये बोल के कि डॉक्टर के यहाँ लेके जाया जा रहा है, उनको कुछ पेपर साइन करा दे, ले जाया गया था। इस बारे में जब उन्हें उनकी डॉटर को पता लगा, तो फिर उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग्स ली, कोर्ट केस फाइल करा इनके फ्रॉड के ऊपर, प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए, कि वो मदर से जो गिफ्ट कराया था, वो कहीं ना कहीं मतलब फ्रॉड था, उस दैट हर मदर हैड गिफ्टेड टू द डिफेंडेंट्स उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट द डिफेंडेंट प्राइमरी बेनिफिशियरी था। ठीक है, जो रिलेटिव्स थे ये प्राइमरी बेनिफिशियरी थे गिफ्ट के थ्रू। ठीक है, इसलिए सिग्निफिकेंट रोल था इस गिफ्ट के प्रिपरेशन और रजिस्ट्रेशन में, उसका सिग्निफिकेंट रोल था। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्ड अलोन सर्व, इसी में से हमारा क्वेश्चन उठ गया कि यहाँ पे एक्सर्टेड इन्फ्लुएंस ओवर द, उनके डिसीजन के ऊपर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया गया था। इन्हीं सबको देखते हुए यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि टिपिकली यही होता कि उसने अपनी प्रॉपर्टी डॉटर को भी दी होती। इट वॉज इनकम्बेंट अपॉन द डिफेंडेंट्स कि लेडी ने कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट को पढ़ा होता, वो उस चीज को प्रॉपर तरह से प्रूव नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड करार दिया गया, उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं हो पाई, डिफेंडेंट्स उसका लेजिटिमेट क्लेम एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, और इसलिए वो पोजेशन वापस से उसकी डॉटर को मिल गया। प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू रिक्लेम पोजेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट्स।